नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। गंगा किनारे बसा बनारस जल्द ही जापान और भारत की संस्कृति को एक सूत्र में बांधने वाला पहला शहर बनने जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अब वो सपना जापान साकार करने जा रहा है जिसमें उन्होंने काशी को क्योटो के तर्ज पर सजाने की बात कही थी। आज हम आपको करोड़ों रुपए के एक ऐसे रुद्राक्ष की एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाएंगे जिसमें समाहित है भारत जापान की संस्कृति और आधुनिक सहयोग। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। शिव की नगरी काशी में अब जल्द ही कन्वेंशन सेंटर की अलौकिक छटा देखने को मिलेगी। रुद्राक्ष नाम के इस कन्वेंशन सेंटर में अब सैलानी गीत, संगीत, नाटक और प्रदर्शनियों का लुत्फ उठा सकेंगे। जापान और भारत की दोस्ती वाराणसी को ऐसे नायाब तोहफे से नवाजेंगे जिसके सभी कायल होंगे। साल 2015 से जुड़ी ये वो तस्वीरें हैं जब दो देशों के राष्ट्राध्यक्ष काशी की गंगा आरती में शामिल हुए थे और उस दौरान काशी को क्योटो के तर्ज पर विकसित करने के लिए कई अहम समझौते और प्रोजेक्ट्स की नींव रखी गई और उन्हीं में से एक रुद्राक्ष नाम का कन्वेंशन सेंटर बनकर अब तैयार हो रहा है। तो 3 एकड़ में बनने वाले इस कन्वेंशन सेंटर की लागत 186 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इस कन्वेंशन सेंटर में ग्राउंड फ्लोर प्रथम तल से लेकर एक विशाल हॉल होगा जिसमें वियतनाम से मंगाई गई बेहतरीन कुर्सियों पर 1200 लोग एक साथ बैठकर कार्यक्रम का लुत्फ उठा सकेंगे। रुद्राक्ष में 120 गाड़ियों की पार्किंग बेसमेंट में हो सकती है। दिव्यांगों के लिए यहाँ विशेष इंतजाम किए गए हैं जिसके तहत दोनों दरवाजों के पास 6 व्हील चेयर्स का इंतजाम है। आधुनिक ग्रीन रूम भी बनाया गया है जिसमें 150 लोगों की क्षमता वाले 2 कॉन्फ्रेंस हॉल व गैलरी भी शामिल है जो दुनिया के आधुनिकतम उपकरणों से लैस है। ये जापानी सहयोग से एक तरह से इसको इस तरह से कंसीव किया गया है कि ये जापानी लोगों का तो वाराणसी के लिए सौगात है जिसमें करीब 190 करोड़ की लागत से एक अत्याधुनिक कन्वेंशन सेंटर बनाया गया है जहाँ पे एक कल्चरल और एक धार्मिक कैपिटल जो वाराणसी है उसको विश्व स्तर पे एक ऐसा प्लेटफॉर्म देने का इसमें आइडिया है निहित जो है कि न केवल वाराणसी की प्रतिभा बाहर प्रतिबिंबित हो बल्कि पूरे दुनिया भर से यहाँ पे बड़े आर्टिस्ट आए, परफॉर्म करें, देखें और इसके अलावा यहाँ पे साल भर में इस तरह के इवेंट चलते रहें जिससे एक ये लाइव हब और सिटी का नर्व सेंटर बन के उभरे। तो रुद्राक्ष को तैयार करने का पूरा काम जापान की फुजिता कॉर्पोरेशन नाम की कंपनी कर रही है। रुद्राक्ष की फंडिंग से लेकर इसकी डिजाइनिंग का काम जापान की दूसरी कंपनी ओरिएंटल कंसल्टेंट ग्लोबल ने किया है और बाहर से 108 रुद्राक्षों से जड़ित इस बिल्डिंग में जापानीज गार्डन होगा और 110 किलोमीटर की ऊर्जा के लिए सोलर प्लांट भी लगाया गया है। अब ये लगभग बनके तैयार हो गया है, बहुत तेज़ी से काम चल रहा है और ये जाइका के उन प्रोजेक्ट्स में से है वर्ल्ड ओवर जहाँ पे कोरोना के टाइम भी काम चलता रहा। तो ये बनके लगभग तैयार हो गया है। इसमें हम लोग बेस्ट ऑफ द स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी होंगी, चाहे वो परफॉर्मिंग आर्ट्स के लिए हो या फिर वहाँ कॉन्फ्रेंस के लिए हो। तो उस तरह से मुझे लगता है ये इंडिया में वन ऑफ अ काइंड कन्वेंशन सेंटर होगा। एस्थेटिक्स भी इसमें रुद्राक्ष थीम पर रखे गए हैं। तो रुद्राक्ष इसकी शेप शिवलिंग के रूप में है, बाहर रुद्राक्ष रहेगा तो एक जो इसके एस्थेटिक्स भी हैं वो भी एक नॉर्मल कन्वेंशन सेंटर की तरह ना होके जैसा इसका नाम है वही उसी को प्रतिलक्षित करेंगे। ये स्लोगन की तरफ दिया गया। हाँ, बोल दिया। रुद्राक्ष नाम कहाँ से आया, ये किसने दिया? जब इसका इनॉग्रेशन हुआ था तो कदाचित तभी इसको कंसेप्चुलाइज किया गया और जैसा कि हम जानते हैं कि शिव की नगरी में ये नाम एकदम ऐप्ट है और पर्याय भी है जो हम
कह सकते हैं नर्व सेंटर जिसको हम बनाना चाहते हैं कल्चर का, तो उस प्रारूप में। चलाएगा कौन इसको? वाराणसी स्मार्ट सिटी ऑलरेडी इसका टेंडर आउट कर चुकी थी। तमाम इंडिया भर से इसमें संस्थाएं आई और जिन्होंने प्रतिभाग किया कि इसको मेंटेन करेंगे। इसमें न केवल साल भर की एक्टिविटीज़ स्मार्ट सिटी इंश्योर करवाएगा, बल्कि एक रेवेन्यू भी इसमें अर्न होगा सरकार को, जो नगर निगम और स्मार्ट सिटी दोनों को जाएगा। बहरहाल रुद्राक्ष का निर्माण कार्य साल 2018 में शुरू हुआ था, जो साल 2021 में पूरा हो जाएगा और इस कन्वेंशन सेंटर को सुविधाओं से लैस रखने के लिए विदेशी कंपनियों के उपकरणों को भी लगाया जा रहा है। रुद्राक्ष को वास्तुकुलित रखने के लिए इसमें इटली के उपकरणों को भी लगाया गया है और निर्माण और उपयोग की चीजों को देखते हुए इसको ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट की ओर से तीसरे ग्रेडिंग मिली है। तो रुद्राक्ष में कैमरा समेत सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी हैं और साथ ही साथ आग से सुरक्षा के उपकरणों पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। Varanasi had a very long history, right? That's why she wants to be, very antique but nice old city, right? I'm very happy about hear that. So this is one of the symbol of the Varanasi. Then DC, this is functional set, exchange of the culture between Japan and India. Then this is for musical or some performance, theater. So I wish you have some kind of the exchange culture among. You are happy with exchanging cultures? Not the Indian and Japanese exchange. Indian and Japanese culture is very near. Look like yes. I agree with you. So how you get this feeling from India to go Japan? What you share for Indians about Indians in your country? How challenge is this project for you? Challenge. Yes, there is any challenge because For me, no challenge. For me, challenge. No, I mean this is a shape of Shivling. Shivling. This is a very holy Yes. symbol of Indian Hinduism. That's why our building is like holy building, like Yeah. Since we what you call try to take the something religious things, You can see from there. Yes, I was seeing. Yeah. So our What do you think about this shape? You imagine like this. Yeah, I hope your people try to use this building. What's your name? Name? This building? Now, what's your name? No, this is an interview, right? I don't say. You are from Fujita. No, I'm consultant. From? Consultant from the OCG. तो जापान और भारत के संस्कृति के आधार पर बनने वाला ये रुद्राक्ष शिवलिंग के रूप में बन रहा है, जो खासा आकर्षण का केंद्र होगा। इस एक बिल्डिंग ने जापान भारत के साथ ही अन्य देशों की गीत संगीत और संस्कृति भी झलकेगी, जहां इसके मिश्रण और विकास के लिए चर्चा गोष्ठी भी आयोजित होगी। और रुद्राक्ष लगभग बनकर तैयार हो गया है और नए साल पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस को इसे सौंपेंगे। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि जापान भारत की मजबूत दोस्ती की ये तस्वीर बनारस के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगी। वाराणसी से शिवम गुप्ता की रिपोर्ट।